नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में जल संरक्षण तकनीकों के 165 एमसीक्यूज करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज में इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जल संरक्षण या जल प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? व्यर्थ बहते जल को रोककर उसका सीमित उपयोग करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण या जल प्रबंधन। जल संरक्षण की तकनीकों को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? जल संरक्षण की तकनीकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। जल संरक्षण की तकनीकों के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जल संरक्षण की तकनीकों के दो प्रमुख प्रकार परंपरागत और आधुनिक तकनीकें हैं। निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है? नाड़ी जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें, बाकी नहर, ड्रिप तकनीक और स्प्रिंकलर एक ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं। निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? नहर नहीं है, बाकी सब जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है? खड़ीन, बाकी ड्रिप तकनीक, नहर, स्प्रिंकलर तकनीकी कैसी है? आधुनिक तकनीकें हैं। निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत संरचना है? झील परंपरागत संरचना है, बाकी सब कैसी है? आधुनिक संरचना है ये। निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है? कौन सी है? बेरी या कुई। निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है? टांका या कुंड। निम्न में से कौन सी आधुनिक जल संरक्षण की तकनीक है? नहर। जल संरक्षण की कौन सी तकनीक के अंतर्गत बूंद बूंद एवं फुहारा या फव्वारा तकनीक को रखा गया है? आधुनिक तकनीक के अंतर्गत। ड्रिप जल संरक्षण तकनीक किसका उदाहरण है? आधुनिक तकनीक का। जल संरक्षण की नाड़ी तकनीक क्या है? नाड़ी तकनीक क्या है? वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाया गया एक प्रकार का तालाब होता है नाड़ी। नाड़ी जल संरक्षण तकनीक के अंतर्गत किस प्रकार का जल संरक्षित किया जाता है? वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। जल संरक्षण की नाड़ी तकनीक मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में प्रथम जल संरक्षण तकनीक नाड़ी का निर्माण कब किया गया? 1500 ईस्वी में किया गया था, लगभग 1520 के आसपास किया गया था। जल संरक्षण की टोबा तकनीक किस प्रकार का जल स्रोत है? नाड़ी से गहरा जल स्रोत है टोबा। टोबा जल संरक्षण तकनीक में किस प्रकार का जल संग्रहित किया जाता है? वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। जल संरक्षण तकनीक टोबा में संचित जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संचित जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेयजल एवं सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। जल संरक्षण की बावड़ी संरचना का आकार सामान्यतः कैसा होता है? ये होती गोलाकार होती है और कलात्मक सीढ़ी नुमा कुआं होता है ये। जल संरक्षण की बावड़ी मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? भूमिगत जल और वर्षा जल दोनों पर निर्भर होती है। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल का सीमित एवं उचित उपयोग। परंपरागत जल संरक्षण तकनीकों का अधिक विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। जोहड़, तालाब एवं झील
किस प्रकार की जल संरक्षण तकनीकों में शामिल है? परंपरागत, जो अपने शुरू में पढ़ा था। नाड़ी एवं टोबा जल संरक्षण तकनीकों में मुख्य अंतर क्या है? ये टांका नहीं है, यहाँ पे टोबा होगा। टोबा नाड़ी से अधिक गहरा होता है, यही अंतर है इनमें। राजस्थान में प्रमुख बावड़ियों में से दूध बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? सिरोही में। राजस्थान की लाहिनी बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? लाहिनी बावड़ी भी सिरोही में स्थित है। भूत बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर में है। यह रायसी नहीं है, राणसी करके एक जगह, जोधपुर में राणसी में स्थित है भूत बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर में। चांद बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ये आमेर नहीं है, आभानेरी दौसा में। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी। बड़ी या छोटी बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ये बीकानेर में भी नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं है, टोंक में भी नहीं है, धौलपुर में भी नहीं है। ये है दौसा में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दौसा। 9 मंजिला बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? नीमराणा। नवलखा बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? डूंगरपुर में। अनारकली बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बूंदी में। रानी की बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बूंदी में। गुलाब बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बूंदी में। हाडी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? टोडा रायसिंग टोंक में। और रानी की बावड़ी कहाँ पढ़ा हमने? बूंदी में। बंगाली बाबा बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर में। काला हनुमान जी बावड़ी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर। जल संरक्षण की झालरा संरचना क्या है? ये आयताकार कुंड होता है जिसमें 3 ओर से सीढ़ियां होती है। झालरा संरचना सामान्यतः कहाँ स्थित होती है? ये किसी झील या तालाब के निकट स्थित होती है। झालरा में संचित जल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? धार्मिक रीति रिवाजों में स्नान के लिए किया जाता है। झालरा के जल का उपयोग पेयजल के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। तूरजी का झालरा किस स्थान पर स्थित है? तूरजी का झालरा जोधपुर में स्थित है। जाडेजी का झालरा किस स्थान पर स्थित है? जाडेजी का झालरा जोधपुर में स्थित है। खड़ीन जल संरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। खड़ीन जल संरक्षण तकनीक का विकास किस शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। खड़ीन तकनीक मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की सर्वाधिक खड़ीन किस स्थान पर स्थित है? जैसलमेर में। लगभग 500 के आसपास खड़ीन है वहां पर। बेरी या कुई जल संरक्षण संरचना किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में। बेरी या कुई की गहराई सामान्यतः कितनी होती है? 10 से 12 मीटर। बेरी या कुई का आकार सामान्यतः कैसा होता है? गोलाकार एवं सक्रिय गहराई वाली होती है। बेरी या कुई जल के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? तालाब एवं जोहड़ पर निर्भर होती है। टांका या कुंड का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? पेयजल के उद्देश्य से किया जाता है। टांका या कुंड में किस प्रकार का जल संग्रहित किया जाता है? वर्षा जल, जिसको पालर पानी भी कहते हैं। टांका या कुंड का निर्माण सामान्यतः कहाँ किया जाता है? घरों या सार्वजनिक स्थानों पर।
टांका या कुंड को ऊपर से ढकने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की शुद्धता बनाए रखना। जोहड़ जल संरक्षण संरचना क्या है? वर्षा जल का निम्न भूमि में एकत्रित होना। जोहड़ मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित जोहड़ किसे कहा जाता है? पानी के कच्चे कुओं को। जोहड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए या जाता है? राजेंद्र सिंह सांकला को। राजेंद्र सिंह अलवर को किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ वाले बाबा। राजेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तरुण भारत संघ की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1975 में जयपुर में। तरुण भारत संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्या था? जोहड़ बनाकर संरक्षण करना। तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। तालाब किसे कहा जाता है? कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय जिनका विस्तार 1 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। तालाब में सामान्यतः वर्ष में कम से कम कितने समय तक जल उपलब्ध रहता है? 4 माह तक। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब रणथंभौर क्षेत्र से संबंधित है? रणथंभौर क्षेत्र से कौन सा है? पदम तालाब है। इसके अलावा रणथंभौर क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं? एक जंगली तालाब भी रणथंभौर क्षेत्र में है। इसके अलावा काला तालाब है वहाँ पे, एक सुख तालाब है वहाँ पर। इसी तरह जोधपुर में जो तालाब पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जोधपुर में आपके रानीसर तालाब, एक है पदमसर तालाब, ये सब जोधपुर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा क्षेत्र से कौन सा है? ये सरेरी है। यहाँ पे सरेरी झील जो है भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा वहाँ पे खारा तालाब है, एक वहाँ पे मांडल तालाब है। ये भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित तालाब है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में की जाती है? भीलवाड़ा एवं पाली में। राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? मांडल तालाब, भीलवाड़ा। नेहटा या नेस्टा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अतिरिक्त जल निकासी के लिए बनाई गई पाइप या नाली के लिए। झील किसे कहा जाता है? वर्षा जल या नदी जल पर निर्मित वह जल बेसिन जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा रहता है, क्या कहलाता है? झील कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है? उदयपुर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कितने झीलें शामिल है? 6 झीलें। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल आना सागर झील किस शहर में स्थित है? अजमेर में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल नक्की झील किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल मानसागर झील किस शहर में स्थित है? जयपुर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में केंद्र और राज्य के बीच बजट अनुपात कितना है? 60:40। निम्नलिखित में से
कौन सा तालाब रणथंभौर क्षेत्र के प्रमुख तालाबों में सम्मिलित है? पद्म तालाब भी है, जंगली तालाब भी है, काला तालाब भी है। एक इसके अलावा हमने वहाँ पे पढ़ा था सुख तालाब। ठीक है, उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब भीलवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख तालाबों में सम्मिलित है? ये तांगल नहीं आएगा, यहाँ पे मांडल आ जाएगा। मांडल आने पे ये भी सरसी भी है, खारा भी है, मांडल भी है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब जोधपुर क्षेत्र के प्रमुख तालाबों में सम्मिलित है? रानीसर भी है और पदमसर भी है। राजस्थान में तालाबों से सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा एवं पाली। डैम या बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहते हुए व्यर्थ पानी को रोककर सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करना। डैम या बांध परियोजना में जल का उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, पेयजल एवं जल विद्युत के लिए। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? श्रीगंगानगर। फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई तकनीक राजस्थान के किस क्षेत्र में अनिवार्य रूप से लागू की गई है? नर्मदा नहर क्षेत्र में। फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को किस देश से ग्रहण किया गया है? इजराइल। डिग्गी क्या है? उत्तरी राजस्थान में नहरों पर निर्भर कृत्रिम कुंड। डिग्गी मुख्यतः कहाँ निर्मित होती है? खेतों में। सोजल धारा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2002 में। सोजल धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। सोजल धारा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार द्वारा। जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब की गई? 27 जनवरी 2016 को की गई थी। जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गर्दनखेड़ी, झालावाड़। जल स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब एवं कुओं के जल स्तर में सुधार करना। जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? पेयजल आपूर्ति की जाती है, चारागाहों का विस्तार किया जाता है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, उपयुक्त सभी। जल स्वावलंबन योजना कितने चरणों में चलाई गई है? 4 चरणों में। जल स्वावलंबन योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 27 जनवरी 2016। जल स्वावलंबन योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 2016। जल स्वावलंबन योजना का तृतीय चरण कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 2017। जल स्वावलंबन योजना का चतुर्थ चरण कब प्रारंभ हुआ? 3 अक्टूबर 2018। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई? 2024-25 से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत कितने वर्षों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 4 वर्षों में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत कितने गांवों में जल संरचनाओं का निर्माण किया जाना है? 20,000 गांवों में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत कितनी जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है? 50,000 जल संरचनाओं के 5 लाख जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए निर्धारित बजट कितना है? 11,200 करोड़ रुपए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2019 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय का गठन
किन मंत्रालयों के विलय से किया गया है? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों को मिला के क्या बनाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किसका नवीनीकरण किया जाता है? पारंपरिक एवं अन्य जल निकाय या टैंकों का नवीनीकरण। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत बोरवेलों से संबंधित कौन सा कार्य किया जाता है? बोरवेलों का पुनः उपयोग एवं पुनर्भरण। कैच द रेन अभियान में वाटरशेड विकास का क्या अर्थ है? जल संग्रह का विकास करना। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किस प्रकार का वृक्षारोपण किया जाता है? गहन वृक्षारोपण किया जाता है। राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2019। राजीव गांधी जल संचय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और संरक्षण तथा भूजल स्तर में सुधार करना। राजीव गांधी जल संचय योजना में कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 2। राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? 20 अगस्त 2019। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? 22 मार्च 2023। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 55 लीटर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुपात सामान्य राज्यों में कितना है? 50:50, अर्थात 50% तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय सहायता का अनुपात कितना है? 90:10। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय सहायता का अनुपात कितना है? इसमें है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्तमान में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में कितनी पंचायत समितियां शामिल की गई थी? 349। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में कितने गांव चयनित किए गए थे? 5135 गांव। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के लिए निर्धारित राशि कितनी थी? 3500 करोड़। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व हरित क्षेत्र को बढ़ाना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत हरित क्षेत्र बढ़ाने का उद्देश्य किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2020। अटल भूजल योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच वित्तीय साझेदारी का अनुपात क्या है? 50:50। अटल भूजल योजना का नोडल विभाग कौन सा है? भूजल विभाग। अटल भूजल योजना किस अवधि के लिए लागू की गई है? 2020-21 से 2024-25, 5 वर्षों के लिए।
अटल भूजल योजना कितने राज्यों में लागू की गई है? 7 राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? बिहार। अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 17 जिलों को। अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों को शामिल किया गया है? 38। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2022। मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर या तालाब का निर्माण करना। मिशन अमृत सरोवर किस अवसर पर प्रारंभ किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का 75वां वर्ष था, उस वर्ष प्रारंभ किया गया। राजस्थान राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? 18 नवंबर 2010। राजस्थान राज्य जल नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का प्रथम क्रम क्या है? मानव पेयजल। राजस्थान राज्य जल नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का द्वितीय क्रम क्या है? पशुओं को पेयजल उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य जल नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का तृतीय क्रम क्या है? घरेलू कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराना। राजस्थान राज्य जल नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का चतुर्थ क्रम क्या है? कृषि कार्य के लिए जल उपलब्ध करवाना। भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के अनुसार अति दोहित क्षेत्रों की संख्या कितनी है राज्य में? 216। भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के अनुसार गंभीर या विषम क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 23। भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के अनुसार अर्ध गंभीर अर्ध विषम क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 23 नहीं आएगा, ये 22 आ जाएगा। भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के अनुसार सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 38। भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 के अनुसार लवणीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 3। जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर जल संरक्षण। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिपीट कर जाओगे तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।